हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th रसायन विज्ञान चैप्टर 2 में। क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं? इससे पहले हम 1 से लगाकर 9 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने रसायन विज्ञान चैप्टर 2 के सभी थ्योरी को पढ़ा था या डिफिनीशन परिभाषा को समझा था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं अध्याय 2 के, उसको करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? जैसे कि ये मिश्रण है तो इनको हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे? तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से आसवन करने में हम कैसे करेंगे? बी वाला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से कैसे पृथक करना है? उसके बाद तीसरा है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं। तो पहले का हम लोग आसवन विधि द्वारा या वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन को अलग अलग करेंगे, और बी वाला ऊर्ध्वपातन द्वारा हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करेंगे, और सी जो है, धातु के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इंजन के ऑयल में पड़े हैं उनको अलग करने के लिए हम फिल्टर करण या छनन विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो डी क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है, जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चाय से पत्ती को पृथक करने के लिए, तो इसमें हम छानक विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बालू से लोहे के पिन को पृथक करने के लिए, तो इसके लिए हम चुंबक विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए, अब केंद्रीकरण विधि डी वाला, दही से मक्खन निकालना है तो हमें अब केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और जल से तेल निकालना है, एक मिक्सचर है जो जल और तेल का है, उसे अलग करने के लिए पृथकारी की विधि का प्रयोग करेंगे। और चाय चाय की पत्तियों को पृथक करना है चाय से, तो उसे हम छानक विधि का प्रयोग करेंगे। और बालू से लोहे के पिन को पृथक करना है तो चुंबक द्वारा हम लोग पृथक करेंगे। उसके बाद जो भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने के लिए हम फटकन विधि का प्रयोग करते हैं। फटकन विधि मतलब कि एक बड़ा सा एक पात्र रहेगा, उसमें हम भूसा और गेहूं रख देंगे। उसके बाद जब इसे हिलाते डुलाते हैं, तो जो भूसा रहता है, भूसा ऊपर रह जाता है और जो गेहूं है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वह नीचे बैठ जाएंगे, और उसके बाद इस नीचे बैठने के कारण ये दोनों अलग हो जाएंगे, पानी और मिट्टी। उसके बाद जो है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़े से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसे अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करेंगे। क्रोमेटोग्राफी विधि में हमने पढ़ा था कि रंजकों यानी रंगों को हम लोग अलग अलग कैसे पृथक करते हैं। तो इनके द्वारा हम लोग पृथक करेंगे। तो फटकन विधि द्वारा हम लोग भूसे और गेहूं को, और फिल्टीकरण या अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम लोग पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को, और क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम
रंजकों को पृथक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चाय बनाने के लिए मतलब चाय बनाने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे। तो चरण दिया है, पहला दिया विलयन दिया है, ठीक है, और विलायक दिया है, उसके बाद विलय दिया है, घुलना दिया है, घुलनशील दिया है, अघुलनशील दिया है, विलय या फिल्ट्रेट दिया है तथा अवशेष दिया है। तो हम किन किन चरणों का प्रयोग कब कब करेंगे उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए, इसके लिए हमें इन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग विलायक लेंगे। विलायक में क्या लेंगे, जल लेंगे। जल लेने के बाद विलय लेंगे। विलय में हम लोग चीनी लेंगे और चाय का रस लेंगे, ठीक है। उसके बाद घुलनशील जो है चीनी लेंगे और अघुलनशील जो है चाय की पत्ती लेंगे, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, जो चाय के रूप में हो जाएगा। उसके बाद हम फिल्ट्रेट कर देंगे, यानी फिल्ट्रेट करने यानी कि छनी हुई चाय को हम लोग फिल्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद जो अवशेष बच जाएगा वो चाय की पत्ती बच जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को अलग अलग तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थों की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, ठीक है। तालिका में दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि प्रज्ञा ने 3 पदार्थ लिया, ठीक है, और देखा कि अलग अलग तापमान पर 100 ग्राम पानी में कितना पदार्थ घुलता है जब तक संतृप्त विलयन ना बन जाए। तो प्रज्ञा ने 3 पदार्थ लिया और अलग अलग तापमान पर 100 ग्राम विलायक यानी पानी में, ठीक है, कितना संतृप्त विलयन बनता है। तो ये 3 पदार्थ हैं, जैसे 3 नहीं 4 है। पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये अलग अलग तापमान पर घोला है। तो क्वेश्चन इसका पहला है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में 313 केल्विन दिया है। 313 केल्विन यानी कि इतना है, ये वाला। तो इसमें हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है, 313 केल्विन पर। तो इसका हम लोग उत्तर जो होगा ए वाले का, देखिए, जो 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर संतृप्त विलयन जो है, संतृप्त विलयन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो है वह कितना ग्राम है, 100 ग्राम जल में 62 ग्राम। तो 62 ग्राम है, ठीक है, 62 ग्राम है। उसके बाद हमें निकालना है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर संतृप्त विलयन हमें निकालना है KNO3 का। इसके लिए हम कर देंगे 62/100, जो कि 62 ग्राम KNO3 है और 100 ग्राम जल है, तो हमें 50 ग्राम का निकालना है। तो इस प्रकार हमें 50 ग्राम जल में 31 ग्राम
पोटेशियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा विलय में, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की 31 ग्राम की आवश्यकता होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर, प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन तैयार किया, ठीक है, और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगा, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है, जब विलयन ठंडा होगा तो पोटेशियम जो क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल अलग होकर तली में बैठ जाएगा, ठीक है। जब विलयन को हम लोग ठंडा करेंगे, जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल यानी कि ठोस के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अलग होकर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। कारण इसका है, तापमान घटाने पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता घट जाएगी। तापमान जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड है उसकी घुलनशीलता मतलब कि 100 ग्राम जल में घट जाएगी, और 353 केल्विन पर 100 ग्राम जल में 353 केल्विन पर, देखिए यहाँ पर 353 केल्विन पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद पर 293 पर सिर्फ 35 ग्राम घोला जाता है, इसलिए अतिरिक्त 19 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल होकर बाहर हो जाएगा। 293 केल्विन पर ठंडा हो जाएगा और इतना ग्राम हमें क्रिस्टल बाहर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो सी का उत्तर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सी के लिए पूछा है 300 तीन 293 केल्विन पर, 293 केल्विन पर जो पदार्थ यानी प्रत्येक लवण की जो घुलनशीलता है, कौन से लवण पर अधिक घुलनशील होगा। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम। तो हम लिखेंगे 293 केल्विन पर, 293 केल्विन पर सी का उत्तर लिखेंगे 293 केल्विन पर सबसे अधिक घुलनशील लवण, सबसे अधिक घुलनशील लवण अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, राइट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कितना 37 ग्राम होगा। उसके बाद जो डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन ये पूछ कर रहा है, तापमान के परिवर्तन में लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान के परिवर्तन यानी कि तापमान को बढ़ाने पर हम तापमान को बढ़ाने पर घुलनशीलता
बढ़ती है। ठीक है, संतृप्त विलयन में जैसे कि कोई विलयन हम बना रहे हैं और ये समझिए इसमें पानी है और हम लोग चीनी मिला रहे हैं, कुछ समय बाद चीनी को हम नहीं घोल पाते हैं, उसके बाद हम ताप देते हैं। ठीक है, ताप देने पर चीनी की अत्यधिक मात्रा और घोल लेते हैं। इसी को कह रहे हैं हम कि तापमान को बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ रही है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या व्याख्या करना है। तो पहला है संतृप्त विलयन का। संतृप्त विलयन का हमें अ, परिभाषा व्यक्त करना है। ए का संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन इसकी परिभाषा ये है, ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसको किसी निश्चित ताप पर ताप पर विलय पदार्थ को विलय पदार्थ की मात्रा को विलय विलय पदार्थ की मात्रा को और नहीं घोला जा सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे कि उदाहरण है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम हम लोग जल लेते हैं। 100 ग्राम जल में 36 ग्राम NaCl घोलने पर घोलने पर घोलने पर संतृप्त विलयन बनता है। संतृप्त विलयन बनता है। उसके बाद बी वाला है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसकी व्याख्या करना है और उदाहरण लिखना है। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हो जाएगी, वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे लोहा हो गया,
जल हो गया, ठीक है, चीनी हो गया। उसके बाद कोलाइडी, कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार जिसके कणों का आकार जो होता है बिलियन से कोलाइडी विलयन, जिसके कणों का आकार जो होता है वह बिलियन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार, कणों का आकार जो है बिलियन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है। उदाहरण जैसे दूध हो गया, स्टार्च, उसके बाद रक्त हो गया, उसके बाद धुआं हो गया, उसके बाद निलंबन देखना है। निलंबन की परिभाषा क्या होती है? तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें जो ठोस के कण होते हैं वह द्रव और गैस में घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में तैरते हैं और कुछ समय बाद छोड़ने पर यह नीचे बैठ जाते हैं। तो निलंबन की परिभाषा होगी, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण द्रव तथा गैस में घुलते नहीं हैं, पूरे माध्यम में तैरते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, ऐसे हम लोग मिट्टी लिए और पानी लिए, मिट्टी और पानी का एक विषमांगी मिश्रण लिए और पानी में
ठीक है, पानी में जो ये मिट्टी ठोस का कण है ये पूरी तरह से घुलेगा नहीं, पूरे माध्यम में फैल जाएगा और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार चाक हो गया, चाक और पानी का मिश्रण है। पानी में चाक घुलने पर यह पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, पूरे माध्यम में फैल जाएगा और कुछ समय बाद छोड़ने पर ये नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां में ये बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए समांगी मिश्रण उसको कहा जाता है जिसके अवयवों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सोडा जल है, सोडा जल, इसके अवयवों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। जल में, सोडा जल में क्या होता है, जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को घोल देते हैं। उसी प्रकार जो है सोडा जल हो गया और उसके बाद ये बर्फ हो गया, उसके बाद वायु हो गया जो समांगी मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद सिरका हो गया, सिरका। उसके बाद छनी हुई चाय हो गया। ये सभी समांगी मिश्रण है। तो इसमें लिख देंगे बर्फ हो जाएगा, बर्फ समांगी मिश्रण, वायु भी समांगी मिश्रण में आ जाएगा, सिरका भी समांगी मिश्रण में आ जाएगा। उसके बाद छनी हुई, छनी हुई चाय भी आ जाएगा। और विषमांगी में क्या होगा, लकड़ी, लकड़ी लकड़ी और मिट्टी। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6वां, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिए हुए रंगहीन द्रव में शुद्ध जल है। ठीक है, कोई रंगहीन द्रव है, हाँ, और हमें ये पता करना है कि यह शुद्ध है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले इस पानी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी उबलने लगे, ठीक 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब समझिए कि ये पानी जो है शुद्ध है। यदि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता है तो ये पानी अशुद्ध है। तो क्वथनांक के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वथनांक, क्वथनांक। अगर जो द्रव है, रंगहीन बोतल में जो द्रव रखी है ठीक 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर उबलता है और फिर और पूरे समय तापमान स्थिर रहता है तो वह शुद्ध जल है। ऐसे हम लोग जान जाएंगे क्वथनांक के द्वारा। 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि वह जल उबलने लगे तो वह शुद्ध है और यदि नहीं उबलता है तो वह अशुद्ध है। क्योंकि जो द्रव होता है, पानी होता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसका क्वथनांक फिक्स होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ हमें बताना है। तो जैसे कि बर्फ हो गया, बर्फ जो है शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये पानी रहता है। तो हम इसे लिख देते हैं, इसमें ट्रिक बस लगा देते हैं, जैसे कि बर्फ शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, उस तरह लोहा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद ईंटा नहीं होगा, ईंटा मिक्सचर में हो जाएगा। दूध भी नहीं होगा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, उसके बाद पारा भी शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तर लिख देंगे, ए लिख देंगे, सी लिख देंगे, ई लिख देंगे, डी लिख देंगे और एफ लिख देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां ये बोला है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो हमें ये जो ए बी सी डी ई दिया है, तो इसमें हमें बताना है विलयन कौन कौन सा है। तो इसमें विलयन के लिए देखिए, विलयन विलयन जिसमें विलायक और विलय हो, तो मिट्टी में तो विलय और विलायक नहीं हो सकते हैं। वाई वाई में विलय और विलायक दोनों रहते हैं। वाई में कई प्रकार के, जो जैसे विलय में एक ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन जैसे कई गैसें घुली होती हैं, इसीलिए जो वायु होता है वह विलयन हो जाता है। और समुद्री जल भी एक तरह का मिश्रण है, क्योंकि इसमें जल भी पाया जाएगा और नमक भी पाया जाएगा, इसीलिए यह विलयन है। उसके बाद कोयला जो है, कोयला एक विलयन नहीं है, क्योंकि कोयला में कोयला में ठोस पदार्थ होते हैं। उसके बाद सोडा जल है, सोडा जल भी एक विलयन है, क्योंकि सोडा जल में जल रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहेगी। तो इसका हम लोग उत्तर लिख देंगे, उत्तर वायु, के बाद समुद्री जल, उसके बाद सोडा जल, ये सभी क्या हो जाएंगे? विलयन हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन सा प्रदर्शित करते हैं? तो हमने पढ़ा था टिंडल प्रभाव को कोलाइडी विलियन के कण जो होते हैं वही प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी विलियन के कण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कोलाइडी विलयन की हमें पहचान करनी पड़ेगी। तो देखिए, नमक का घोल एक समांगी मिश्रण है, ये तो टिंडल प्रभाव शो नहीं कर सकता है। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये तो एक विलयन है, ये भी नहीं कर सकता है। जो दूध है और स्टार्च है, यह कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यह टिंडल प्रभाव शो करेगा। दूध दूध और स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन है। और हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन ही टिंडल प्रभाव शो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो इसमें बताना है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो तत्व में तो पहला है सोडियम, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है चीनी का घोल, डी है चांदी, ई है कैल्शियम कार्बोनेट और एफ है टीन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद कोयला, उसके बाद वायु, उसके बाद साबुन, उसके बाद मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद रक्त है। तो इसमें हमें
तत्व, ठीक है, और यौगिक, यौगिक और मिश्रण कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। तो तत्व में सबसे पहले सोडियम आ जाएगा, उसके बाद चांदी आ जाएगा, चांदी यानी कि डी आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा जिसे टीन बोला जाता है, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा जो जी है। उसके बाद तत्व हो गए, यौगिक दिखाना है, तो यौगिक में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ई आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर मीथेन है के, वो आ जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एल आ जाएगा। उसके बाद मिश्रण में देखिए क्या क्या आ जाएंगे, मिट्टी है तो मिट्टी आ जाएगा यानी कि बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा। उसके बाद चीनी का घोल, जो चीनी का घोल है वो भी आ जाएगा। और उसके बाद चीनी का घोल और कोयला, कोयला चीनी का घोल, उसके बाद कोयला, उसके बाद साबुन भी मिश्रण हो जाएगा, और एक रक्त यानी कि यम भी मिश्रण हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन 10 में देखा तत्व और यौगिक और मिश्रण को अलग अलग किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन हमें निकालना है। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सॉरी, मैंने क्या बोला, सब देख यहाँ पर भौतिक परिवर्तन जो है, नया पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें नया पदार्थ बनता है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं तो जैसे कि पौधे की वृद्धि होना, ठीक है, पौधे का वृद्धि होना, नया पदार्थ बना है, पौधे का वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहा है उसमें जंग लग रहा है यानी कि भारी हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे के चूड़ और बालू को मिलाना, लोहे का चूड़ है और बालू मिला है तो इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार खाना पकाना, खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ई भोजन का पचना, भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद जल से बर्फ बनना, और जल से बर्फ बन सकता है, बर्फ से जल बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से उसे हम लोग पुराने अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में पढ़ा एनसीईआरटी के सभी अभ्यास प्रश्न को, और क्या हमारे चारों ओर जितने भी उपस्थित द्रव हैं वो शुद्ध हैं। रसायन विज्ञान अध्याय 2 को हमने इस वीडियो में ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ही चैप्टर 3 जो है परमाणु और अणु को। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।